बुक में तो n की पावर n स्क्वायर है। अच्छा कौन सी बुक में, कौन सी बुक में, एनसीईआरटी में। ठीक है तो फिर n की पावर n स्क्वायर, मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, एक बार रुक जाओ। वैसे n की पावर n स्क्वायर का एक लॉजिक हो सकता है, पता है क्या क्या लॉजिक हो सकता है तुम्हें अगर याद हो तो। नंबर ऑफ फंक्शंस हमने कितने काउंट किए थे, अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने काउंट किए थे, n की पावर m काउंट किए थे। अब सिमिलरली हमारे पास अब जो बाइनरी ऑपरेशन बनता है वो भी तो एक फंक्शन ही होता है, एक रो से ए से ए पे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे, टोटल फंक्शन होंगे बाद वाले की पावर पहले वाला, ये भी हो सकता है। पर बाकी एक बारी मैं स्क्वायर ही है, तब तो मेरे को भी स्क्वायर ही रहा है। अब ये कहानी बन गई इसकी, अब ये कहानी मैं कल क्लियर कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है मेरे को थोड़ा सा समय चाहिएगा, एक दो बुक्स का मैं रेफरेंस लूंगा, मेरे को और कंफ्यूज कर दिया तुमने। चलो तो मैं देख के बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। रिलेशन फंक्शन की शीट तुम्हारे पास पहुंच गई होगी, शीट तुम्हारे पास पहुंच गई होगी और बाइलिंगुअल पहुंच गई होगी, है ना, बाइलिंगुअल पहुंच गई होगी। चलो 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 ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, छोड़ो उसको, पहले यहाँ पे आ जाओ। गुड इवनिंग ममता। कह रहा है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हिंदी वाले यहाँ से पढ़ ले भाई, ठीक है हिंदी वाले भी नीचे पढ़ ले। ठीक है गौतम मैं देखूंगा भाई, इंस्टाग्राम देखने के लिए मैं एक दो दिन लगाता हूँ, पर मैं देख के सबका रिप्लाई कर दूंगा। वहां पे एक्सपेक्ट करो कि मेरा लेट ही रिप्लाई आएगा। ठीक है काफी बच्चों के हो जाते हैं फिर। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द मैपिंग f फ्रॉम n से n। नेचुरल से नेचुरल पे हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे तुम्हें प्रैक्टिस में, मेरे को नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया था ऑलरेडी तुम्हें। कह रहा है कि fx होगा x प्लस 1 होगा अगर x ओड होगा, x माइनस 1 होगा अगर x इवन होगा। तो पूछ रहा है 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है, इनटू है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ना ऐसे कर लिया करो, नेचुरल से नेचुरल वाला तो एकदम आराम से दिख जाएगा। नेचुरल से नेचुरल वाले में तो कोई समस्या ही नहीं आएगी, वो आराम से ऐसे दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी ऐसे चलता जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है नीतू सॉरी। अच्छा बढ़िया प्रभात, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की इमेज कितनी आएगी बताओ, 1 की 1 ओड है तो उसमें एक जोड़ना है, तो 1 की इमेज आएगी 2। 2 क्या है, इवन है, उसकी इमेज आएगी 1, क्योंकि इवन में क्या करना है, एक घटाना है। ओड में एक जोड़ना है तो 3 की 4, 4 की 3, 5 की 6, 6 की 5 ऐसे चलती जाएगी गाड़ी। क्या कोई दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी इमेज सेम बन रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट ही इमेजेस बनेंगी। क्या कोई बाद वाले सेट से ऐसा नेचुरल नंबर दिख रहा है जिसकी प्री इमेज ना दिखे, ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा है, सबकी प्री इमेज दिख रही है। यानी कि बढ़िया से 1 1 भी है और ऑन 2 भी है ना, ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्योंकि सब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं पीछे वाला सेट है उसमें हर एलिमेंट की पूर्व प्रतिबिंब भी है ना। नेक्स्ट मेरे को प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब वर्ड अच्छे लग गए, ये यूज किया करूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि fx हमें फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस b, ये हमें फलन दिया हुआ है फंक्शन, तो इसका हमने संयोजन किया है 3 बार, f हमने इसका कॉम्पोजिशन किया है 3 बार। ठीक है और वो कॉम्पोजिशन करने के बाद ये आ रहा है 8x प्लस 21। तो कह रहा है कि बताओ देन a प्लस b क्या होगा। पहले इसका संयोजन कर लो, पहले इसकी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर लो। f ऑफ अंदर से शुरू करो fx पे, fx कितना है तुम्हारा ax प्लस b है, तो उसको रखो पहले तो यहाँ पे। तो अगर मैं यहां से बात करूं f ऑफ, अब फंक्शन के अंदर हमें क्या रखना है, x की जगह पे ax प्लस b रखना है। हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे ax प्लस b रखना है, तो a इंटू में ax प्लस b और प्लस का b, ये बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा देखो, f ऑफ अंदर मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर x प्लस में ab प्लस का b। अब ये वाली चीज क्या बोल रहा है कि फंक्शन के अंदर x की जगह पे ये रख दो, है ना, तो जहां पे x दिख रहा है उसकी जगह पे ये पूरा रख दो। तो a स्क्वायर x प्लस का ab प्लस का b, है ना, और प्लस में b, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा a क्यूब x प्लस का a स्क्वायर b प्लस का ab और प्लस का b, ये बन जाएगा। और ये तुम्हें कितना दिया हुआ है, 8x प्लस 21 ये दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a क्यूब है, a क्यूब की वैल्यू आ गई 8, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये पूरी है, यहाँ पे 21 है, तो a स्क्वायर b प्लस का ab प्लस का b, ये कितना दिया हुआ है 21। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a की रख दोगे तो b आ जाएगा, रखो। तो 4b प्लस का 2b प्लस का b इज इक्वल टू 27, यानी कि 7b इज इक्वल टू 21 है, तो b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सर थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया करो जब प्रैक्टिस कराओ। अच्छा थोड़ा तेज करूं, मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी से भी कर दूंगा। मुझे ये रहता है कि तुम्हें समझ में आना जरूरी है ना, तुम्हें, क्योंकि सब बच्चों का एक लेवल नहीं होता। ऑनलाइन टीचिंग का यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि हमें इस तरीके से पढ़ाना पड़ता है कि कोई बच्चा ये मान के चले कि कोई 0 पे भी बैठा है तो उसको समझ आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास के अंदर हमें जो सामने बच्चे बैठे हैं उनका लेवल पता होता है, वहां पे कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हो, तेज भी पढ़ा सकते हो। पर ऑनलाइन के अंदर ये आइडिया नहीं होता कि कैमरे के पीछे कौन बैठा है, हो सकता है आइंस्टीन भी बैठा हो सकता है कोई एकदम डब्बाबंद भी बैठा हो, है ना। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और ज्यादा तेज करने का कोई फायदा नहीं है ना, आराम से करो, क्या जल्दबाजी है। x क्या दे रहा है, x क्या कह रहा है, 1 2 3 4 एक सेट है, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है x पे, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करवा रहा है। रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक होगी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव।
अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें तो देखो पहले इसको चेक करो सिमेट्रिक के लिए। 3 2 के लिए 2 3 है, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी चेक हो रही है। 2 3 के लिए 3 2 है, यहाँ भी चेक हो रही है। 2 1 के लिए 1 2 है, बिल्कुल है। और 1 2 के लिए 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए तुम मना कर रहे हो, तो पर आप थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, तो आप दोनों चीजें कर देंगे ना अच्छे से, क्या दिक्कत है? तो अब बताओ, ट्रांजिटिविटी के लिए मना कर रहे हो तो कौन सा एग्जांपल ढूंढ दिया ऐसा तुमने? ऐसा कौन सा एग्जांपल ढूंढ दिया कि तुम सिमेट्री ट्रांजिटिविटी के लिए मना कर रहे हो? बताओ। यहां तक तो ट्रांजिटिविटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ ट्रांजिटिविटी में। अगर 3 2 मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये तो दिक्कत करेगा नहीं। 3 2 के साथ 2 3 तो 3 3। अच्छा, 3 2 के साथ वो वाला गड़बड़ कर रहा है। देखो 3 2 के साथ मैं ये 2 1 ले लूं, 3 2 के साथ अगर मैं 2 1 ले लूं तो यहां पे बनेगा तुम्हारा 3 1। क्या 3 1 दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर? है ना? ये जो 3 2 दिख रहा है इसके लिए 2 1 प्रेजेंट है और उसके लिए 3 1 बनेगा, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। जाने बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो अगला क्या कह रहा है कि fx दिया हुआ है तुम्हें ये फंक्शन, और y क्या कह रहा है कि फंक्शन का इनवर्स है, प्रतिलोम है ना? प्रतिलोम है, तो कह रहा है कि dy by dx बताओ कितना होगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा। तो पहले तो इनवर्स निकालो, पहले तो y की वैल्यू निकालो, जो कि क्या बोल रहा है f इनवर्स x। बताओ शाबाश, फंक्शन का इनवर्स कितना होगा? अभी पिछले लेक्चर में ही निकालना सिखाया। fx की वैल्यू y है, तो यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो क्या आ रही है। x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 3y। x को एक तरफ कलेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस का 2 अपॉन में 1 माइनस वाई, है ना? ये इनवर्स बन गया, यानी कि हमारा जो f इनवर्स x है वो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। देखो अब डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा। डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। अब नीचे वाले का स्क्वायर क्या है? क्या x प्लस 3 का स्क्वायर आ सकता है नीचे? कभी नहीं आ सकता। क्या नीचे x माइनस 3 आ सकता है? नेवर। क्या x प्लस 1 का स्क्वायर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। x माइनस 1 का स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि नीचे जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो या x माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, दोनों बात बराबर ही है ना? तो बिना सोल्व किए भी हम इसको समय बचा के टिक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ सोनर डाउनलोड करो, मैथमेटिक्स बाय मयंक टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड करो। मैथमेटिक्स बाय टेलीग्राम लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स बाय मयंक बिना स्पेस दिए, यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट the composite mapping of FOGX of the maps क्या लिखा हुआ है? R से R। fx ये दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे f लिखा हुआ है। f from R से R fx दिया हुआ है sin x, g from R से R वो दिया हुआ है x स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि f from R से R है और fx डिफाइन किया हुआ है उसने कितना? sin x, और gx भी डिफाइन किया हुआ है R से R। देखो दोनों की डोमेन रेंज सेम है, तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो तुम्हारी सरदर्दी है नहीं, और कहीं पे उसने ये बोला भी नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारे ऑप्शन में डिफाइन किया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना। g को उठा के f में पुट कर देना है, g को उठाओ और f में रख दो। g क्या है? x स्क्वायर, इसको उठा के इसके अंदर रख दो, तो कितना हो जाएगा? sin x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? sin x। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं अभी देख रहा था इस क्वेश्चन को, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कंसेप्ट्स लगेंगे काफी ठीक ठाक। कह रहा है फंक्शन ये दिया हुआ है a और b क्या है? तुम्हारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा ऐसा है क्या? जब सोनी टाइपिस्ट थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। fx हमें ये फंक्शन दिया गया है और कह रहा है कि a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और साथ साथ हमें ये भी कह रहा है कि b स्क्वायर जो है ना वो a से छोटा है, b स्क्वायर की वैल्यू a से छोटी है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो fx हमेशा 0 होगा, fx पॉजिटिव होगा, fx नेगेटिव होगा, ये बात पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को एक बार, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना सारे, ठीक है? गुड इवनिंग ममता। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसको सुन लो ध्यान से, काम आएगी बात। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला देखा है ना सबने? पैराबोला सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके की शेप पैराबोला की होती है। आ रही है मेरी बात समझ? अब ना देखो, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स की बात करूं, है ना? अब एक कर्व के रूट क्या होते हैं? जब एक कर्व एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, जब एक कर्व जो है, मान लो एक कर्व है तुम्हारा, वो एक्स एक्सिस को ऐसे ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, तो जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, वो उस फंक्शन के रूट होते हैं, यानी कि उन वैल्यूज पे फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा है? 0 वैल्यू ले रहा है। यानी कि अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 के बराबर रख रहा हूं, तो यहां से मैं ये पता कर रहा हूं कि ये पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, जैसे तुमने कल ही देखा था कि sin x को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू आती है n पाई, है ना? यानी कि 0 पाई, है ना, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई। अगर मैं इसको 0 के बराबर रख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये पैराबोला जो है ये इसको कहां पे कट करेगा? एक्स एक्सिस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तुम्हें हिसाब किताब है वो तो बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें पता है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया,
तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक रियल नंबर ही आएगा, बस रिपीट कर जाती है। x क्या होगा, एक मतलब रियल होंगे और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, ये तुम्हें पता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, x इज रियल एंड डिफरेंट, यानी कि दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे, रियल एंड डिफरेंट। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो नो रियल रूट। अब इन तीनों बातों का पैराबोला के लिए क्या मतलब है ये देख लो, इन तीनों बातों का इस पैराबोला के लिए क्या मतलब है, इन बातों को समझ लो एक बारी। अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि x की a की वैल्यू मिल रही है, यानी कि पैराबोला x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जो पैराबोला बनाओगे वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हुई ना, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो पैराबोला ऐसा दिखेगा, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो पैराबोला नीचे दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा, यानी शक्ल ऐसी दिखेगी, हमें शक्ल समझनी है। आ रही है मेरी बात समझ में? a की वैल्यू पे ध्यान रखो, अगर a पॉजिटिव दिया हुआ है तो नीचे जाए, a पॉजिटिव दिया तो ऊपर की तरफ, a नेगेटिव दिया तो नीचे की तरफ, ठीक है, ये पहली पिक्चर हो गई। अब बात करो, यहां पे आओ, b के बारे में बात करो, सॉरी बी के मैंने दूसरे वाले केस के बारे में बात करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, है ना, यानी कि दो जगह कट करेगा, तो दो जगह कट कुछ ऐसे करेगा, फिर ऐसा पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला तब बनेगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ए की वैल्यू जो होती है ना वो पैराबोला को डिसाइड करती है, अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर बनता है, ए नेगेटिव है तो नीचे बनता है, तो ऐसी शक्ल दिखेगी, है ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, यानी कि रूट निकले ही नहीं, इमेजिनरी रूट आ गए, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को तुम्हारा कट ही नहीं करेगा, या तो ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा कहीं से, या ये ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा, ए की वैल्यू, पर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा वो, ठीक है। अब हमारे वाले केस की बात करते हैं एक बार। यहां पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का काम कौन कर रहा है, अच्छा यहाँ 2bx है, ठीक है, अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैंने जनरल केस लिखा था, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, 2b, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर और माइनस का 4ac तो हो जाएगा माइनस का 4a, ये हो जाएगा। 4 तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, तो ये बन जाएगा 2 रूट b स्क्वायर माइनस का a। अगर b स्क्वायर की वैल्यू a से छोटी है, b स्क्वायर की वैल्यू a से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। अब जो मेरा पैराबोला होगा वो या तो ऐसे जाएगा ऊपर ऊपर, या पैराबोला ऐसे जाएगा नीचे नीचे। अब इस चीज को डिसाइड कौन करेगा, इस चीज को डिसाइड करेगा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसने क्या बोला है, वो कह रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं भाई, तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, क्या ये फंक्शन तुम्हें हमेशा जीरो दिख रहा है, जीरो तो नहीं दिख रहा, जीरो होता तो एक्स एक्सिस पे ही आ जाता पूरा का पूरा, ये तो बात गलत है। क्या तुम्हें ये फंक्शन नेगेटिव दिख रहा है, अगर नेगेटिव होता तो नीचे बनता सारा का सारा, ये सारी की सारी जो y की वैल्यूज है पॉजिटिव है, ये भी नहीं है, इसका मतलब fx हमेशा सारा का सारा पॉजिटिव दिख रहा है ऊपर, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, p इसका सही ऑप्शन हो। बोलो क्या ये सवाल अच्छे से समझ आ गया, मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, जल्दी से एक बार कंफर्मेशन कर दो, बड़े प्यार से कर दिया, और रिपीट मत लिखना कोई भी, बताओ। जल्दी। चलो ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। चलो ठीक है प्रतिभा, सी वाला सही नहीं होगा आशुतोष, सी वाला नहीं होगा, बी वाला ही होगा, पॉजिटिव बनेगा क्या आशुतोष, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी दो सेट्स हैं, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें दो बातें समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लेना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले तो इस क्वेश्चन को सही करो, ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को एक बार, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। देखो मान लो एक सेट है और दूसरा सेट ये है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, एक बार ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार ध्यान से सुन लेना। यहां पे इंटरसेक्शन ये छोटा सा है, मुझे बताओ अगर मैं बी को बाहर निकालूंगा तो इंटरसेक्शन बड़ा होगा, या मैं बी को अंदर की तरफ डालूंगा तो इंटरसेक्शन बड़ा होगा, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं बी को बाहर अंदर डालूंगा तो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है ये बड़ी होगी, या बाहर निकालूंगा तो बड़ी होगी, अंदर डालूंगा तो बड़ी होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे इसको अंदर लेके जाएंगे तो इंटरसेक्शन बड़ा हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा इंटरसेक्शन हमारा कब बनता है, जब एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर चला जाए, यानी कि प्रॉपर सबसेट बन जाए, यानी कि प्रॉपर सबसेट बन जाए। इस केस में जो इंटरसेक्शन बनेगा वो पूरा का पूरा बी सेट बन जाएगा, एग्री करते हो? इस केस के अंदर जो इंटरसेक्शन है वो पूरा का पूरा बी सेट बन जाएगा। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कब हो सकता है, जब एक सेट पूरा का पूरा दूसरे के अंदर हो, यानी कि अगर ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन सबसे बड़ा कब बन सकता है, जब ये 3 के 3 पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाए। तो पहली बात तो
इसका आंसर तो हो जाएगा 3। इंटरसेक्शन के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कहां से आएंगे? इंटरसेक्शन के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे जब एक सेट पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाए। दूसरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात को, ये तो हो गई मैक्सिमम की बात, इन सारी बातों को नोट कर लेना कहीं पे। इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब एक दूसरे का सबसेट होता है। इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू की भी बात करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सौरभ। इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू की भी बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंटरसेक्शन की मिनिमम की बात करो। मैं तुमको बोल रहा हूं इंटरसेक्शन कराया मैंने क्वेश्चन में, यूनियन नहीं है इंटरसेक्शन है, ठीक है? अगर मैं तुमको बोलूं कि ए यूनियन बी जो है वो हमेशा जो है यूनिवर्सल सेट से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ही एलिमेंट ए यूनियन बी के मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं। क्या इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि यूनियन वाला जो सेट है वो हमेशा यूनिवर्सल से तो छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या इस बात से एग्री करते हो? और अगर मैं तुम्हें यूनियन का फॉर्मूला लिखने को बोलूं ए प्लस बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू हो जाएगा, है ना? ये दोनों वैल्यूज तुम्हें दी हुई हैं 4 और 3। एक बार थोड़ा कमेंट उंगलियों को रोक के मेरी बात सुन लोगे तो थोड़ा भला हो जाएगा तुम्हारा। खुद का ज्ञान बांटोगे तो वही ज्ञान रहेगा फिर तुम्हारे पास। हो जाएगा 7 माइनस का ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, ठीक है? और अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस एन ऑफ यू हो जाएगा। अब उसने एन ऑफ यू दिया नहीं है, अगर उसको मिनिमम वैल्यू पूछनी होती ना, अगर उसको मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछनी होती तो वो तुम्हें यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स दे देता, है ना? वो तुमको कह देता कि यूनिवर्सल सेट्स के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं भाई। अब उसने दिए नहीं तुम्हें, अगर वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स बोल देता तो फिर यहां रख देते, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पता लग जाती, वो पता लग जाती है हमें, ठीक है? तो इस फॉर्मूला से निकलेगा हमारा ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं पता होती हमें, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो एक सेट जो छोटे वाला है वही हो सकता है मैक्सिमम, बस मिनिमम के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बात हो गई ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की अगर मिनिमम निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालनी है, इसको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? मैक्सिमम है। आज मैं कोचिंग वाले बच्चों को यही पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास में जेई वाले बच्चों को, ठीक है? आज मैं यही पढ़ा रहा था उनको, तो फिर मुझे अब ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की भी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अच्छा, यूनियन की बात करके देखते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं कि ए सेट जो है, अच्छा यूनियन की बात करो एक बार ढंग से। मस्ते विश्वा, धन्यवाद। मान लो ये मैंने बना दिया तुम्हारा ए सेट और ये बना दिया बी सेट, ये यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल सेट को हमें देखना, यूनियन के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कब आ सकते हैं और सबसे कम एलिमेंट्स कब आ सकते हैं। अब एक चीज ऑब्वियस सी दिख रही होगी, देखो अगर मैं एक सेट को, अब यूनियन क्या दिख रहा है तुम्हें ये बताओ, अभी यूनियन तुम्हें ये दिख रहा है, यूनियन क्या होता है? सारा का सारा ए और सारा का सारा बी। अगर मैं बी को ए के अंदर ले जाऊं, अगर मैं बी को ए के अंदर ले जाऊं तो इंटरसेक्शन छोटा होगा या बड़ा होगा? कुछ सोचो। हेलो मुस्कान, अगर मैं बी को ए के अंदर ले जाऊं तो इंटरसेक्शन बड़ा होगा या छोटा होगा? बोलो। इसको मान लो इसके अंदर ले गया मैं, तो इंटरसेक्शन छोटा होता जा रहा है ना? पहले तो इंटरसेक्शन ये है पूरा, अब इसको धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे तो इंटरसेक्शन छोटा होता चला जाएगा। यानी कि यहां पे ए है और यहां पे बी है। अगर इस केस में मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन क्या होगी तुम्हारी? इस केस में सारा का सारा ए ले लो और सारा का सारा बी ले लो, तो इस केस में यूनियन बनेगी तुम्हारी ये, इस केस में ये यूनियन बन रही है, तो यहां पे यूनियन हमें मिनिमम मिल रही है, ठीक है? धन्यवाद सौरभ। तो ये क्या है तुम्हारी? ये क्या हो गया तुम्हारा? यूनियन हो गया, है ना? और ये सबसे छोटा यूनियन है। अगर बी को इससे बाहर निकालोगे थोड़ा भी, अगर बी को इससे बाहर निकालोगे थोड़ा भी, तो देखो यूनियन कितना बड़ा हो जाएगा। ये यूनियन बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अब ये यूनियन बड़ा हुआ, यहां पे छोटा है। तो सबसे छोटा यूनियन कब होगा? जब एक सेट दूसरे के अंदर चला जाएगा, ठीक है? एक सेट दूसरे के अंदर चला जाएगा। यहां पे मिनिमम यूनियन मिल रहा है तुम्हें, यहां पे क्या मिल रहा है? मिनिमम यूनियन। और यहां पे मैक्सिमम इंटरसेक्शन मिल रहा था, यहां पे मैक्सिमम इंटरसेक्शन मिल रहा था, यहां पे मिनिमम यूनियन मिल रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? मिनिमम यूनियन होगा, मिनिमम यूनियन होगा, यूनियन। धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिमम यूनियन, ये बात समझ में आई? अब सोचो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब हो सकता है? क्या कर दूं मैं, क्या कर दूं मैं? अगर इस केस की बात करूं, अगर मैं इस केस की बात करूं तो मैं तुमसे पूछूं मिनिमम यूनियन कितना होगा, ये बताओ। अगर यही क्वेश्चन है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मिनिमम यूनियन बताओ कितना होगा, तो मिनिमम यूनियन क्या होगा? जो बड़े वाला सेट है वो मिनिमम यूनियन है, जो छोटे वाला सेट है वो मैक्सिमम इंटरसेक्शन है। ये दो चीजें हमें पता है ऑलरेडी। जो बड़े वाला सेट है वो क्या है तुम्हारा? मिनिमम यूनियन है, और जो छोटे वाला सेट है वो मैक्सिमम इंटरसेक्शन है। तो मिनिमम यूनियन कितना है? 4 है। और छाया ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया मुझे। नहीं प्रतिभा, ये कहीं नहीं है, मिनिमम यूनियन और मैक्सिमम इंटरसेक्शन बराबर नहीं होते, सामने दिख रहा है। मिनिमम यूनियन तो बन रहा है 4, मैक्सिमम इंटरसेक्शन बन रहा है 3। छाया ने जवाब दिया है कि सबसे ज्यादा यूनियन कब बनेगा? जब ये दोनों सेट टोटली डिफरेंट होंगे। सबसे बड़ा यूनियन कब बनेगा? जब इनको अलग अलग कर दो, टोटली अलग। इनको क्या कर दो? एकदम पूरा का पूरा अलग कर दो, तो ए यूनियन भी कुछ ऐसा दिखेगा। ए यूनियन भी कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। तो आ रही है मेरी बात समझ? तो मैक्सिमम यूनियन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है बस।
मैक्सिमम यूनियन के लिए तुम्हें क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। आ रही है मेरी बात समझ? तो मैक्सिमम यूनियन कितना हो जाएगा तुम्हारा इस केस में, 7 हो जाएगा। एक बात और बताता हूं इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात, अगर ये क्वेश्चन दिया है बस इतना और तुमसे पूछा है कि मैक्सिमम यूनियन बताओ कितना होगा, तो मैक्सिमम यूनियन यहां से निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन देता और मैक्सिमम यूनियन बोलता तो कितना होगा, 7। मान लो मैंने तुम्हें इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर 10 एलिमेंट है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम यूनियन क्या हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम यूनियन क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में और जचा के रखनी है तुम्हें, एक पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में इस केस के अंदर एक और जचा के रखनी है कि यूनियन ना यूनिवर्सल के बराबर भी हो सकता है। अब वो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है उस केस के अंदर, ये थोड़ा अगर तुम्हें घुमाना हुआ ना तो ये चीजें पूछेगा, तुमसे नहीं पूछेगा यूनियन वाली जो बात है। अब देखो, अगर यूनियन 10 दिया हुआ है तो ऐसा भी तो हो सकता है यूनियन जो है वो यूनिवर्सली बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर यूनियन यूनिवर्सल बन सकता है तो उस केस में तो यूनियन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यूनिवर्सल बन जाएगी। पर जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या यूनियन यूनिवर्सल बन सकता है कभी, सोचो। यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। तो यहां पे 4 और 3 ये तो हो गए 7 और माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 7 में से कुछ घटाओगे तो क्या कभी वो 10 के बराबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। 7 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कभी भी 10 के बराबर नहीं आ सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो इस केस में मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 7 ही होगी। अगर कहीं पे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें कि यूनियन ना यूनिवर्सल के बराबर जा सकता है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल वाली लिखाना। अगर नहीं हो सकता तो फिर लिख देना कि क्या होगा, वो उसके बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये सारी कहानी थी इंटरसेक्शन और यूनियन की, जो डिस्कस हो गई तो बहुत अच्छा है। मेरे को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार लेक्चर 10 मिनट का वापस से देख लेना और इसको नोट्स में अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना। मैंने एकदम आसान भाषा में एक बार भी वर्ड्स इधर उधर किए बिना सारा सही बता दिया है तुम्हें, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट, और समय नहीं देंगे, 7 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो यार मेरी आदत खराब है, मैं एक चीज में घुस जाता हूँ ना तो फिर घुस ही जाता हूँ, मेरी आदत खराब है इस मामले में। एफ एक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, एफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6। तो एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो निकाल दोगे तुम। एफ एक्स को y के बराबर रख दो और x की वैल्यू निकाल दो। तो 4x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 6 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy माइनस का 6y। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, x कॉमन लोगे तो 4 माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 6y। और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 6y अपॉन में 4 माइनस y। हाँ भाई, तो 6x यहाँ है। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 6y प्लस का 5 अपॉन में y माइनस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। कोई नहीं सोनी, में समझ आना जरूरी है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। हवा में उड़ा देना चाहिए। अगर अब भी नहीं बताओगे ना कौन सा 1 1 है तो हद हो जाएगी। मैंने कल 16 फंक्शन बताए थे तुम्हें, सबका 1 1 1 2 कैरेक्टर बताया था, इन सारों का साइन एक्स भी बताया था, कोस एक्स भी, एक्सपोनेंशियल भी और कांस्टेंट भी। 1 सेकंड के अंदर बता दो बिना पेन छुए। अब भी नहीं बताओगे तो फिर हद हो जाएगी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 1 है बताओ इनमें से। वेरी गुड, काया, निधि, नीतू, प्रतिभा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही है, शुक्र है भगवान का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कभी 1 1 होते ही नहीं है, देखना ही बेकार है। कांस्टेंट फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 होता है ना। चलो सबका लाइन से सही है, एकदम शांति मिल जाती है, पता है जब ऐसे होता है तो एकदम शांति मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स क्यू स्टार। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इस पे रेशनल नंबर में से जीरो को हटाया हुआ है, जीरो नहीं लेना है, बाकी सारे रेशनल नंबर है। और कह रहा है कि ए जो है वो बी से तब रिलेट करेगा, ए जो है वो बी से तब रिलेट करेगा जब ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ए और बी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल, यानी कि ए जो है वो 1 बाई बी के बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि देन दिस रिलेशन और आर, सारी चीजें चेक करनी है। सर मैंने आज क्लास परचेज किया, बाकी क्लासेस कहां मिलेंगी, जहां पे राहुल लाइव लिखा हुआ है ना ऊपर लाइव, वहां मिलेंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल करोगे प्रतिभा, पूरी उम्मीद है। बताओ ऑप्शन आ गए हैं सबके, बी बता रहे हैं मैक्सिमम, सिमेट्रिक बता रहे हैं बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, एकदम सही है, शाबाश। देखो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, क्या अगर 2 की बात करूं और 2 की बात करूं, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं भाई। वो कह रहा है कि ए जो है ना वो 1 बाई बी के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ही वो रिलेट करेंगे, यानी कि ये दोनों रिलेट कब करेंगे, इफ 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि बी का काम तो ये कर रहा है। क्या ये बात सही है, नहीं है, तो 2 2 से ही नहीं रिलेट कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो होंगे। अगर मैं बोलूं a इज रिलेटेड टू b है, इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू 1 बाई बी होगा। क्या मैं इसको b इज इक्वल टू 1 बाई ए नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको b इज इक्वल टू 1 बाई ए नहीं लिख सकता। और b इज इक्वल टू 1 बाई ए का मतलब क्या है कि b रिलेटेड टू a। तो अगर a b से रिलेट कर रहा है तो b भी a से रिलेट करेगा, है ना। ट्रांजिटिविटी देखो, ट्रांजिटिविटी बहुत आसान है, ट्रांजिटिविटी भी तो सिमेट्रिक भी नहीं है तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी देखो, हाँ यहां से ये भी कह सकते हो कि ए और बी का प्रोडक्ट 1 है, ऐसे भी देख सकते हो, बिल्कुल नीतू ये भी बात सही है। ए और बी का प्रोडक्ट 1 भी देख सकते हो कि भाई ए और बी रिलेट करेंगे जब उनका प्रोडक्ट 1 आएगा, है ना।
ठीक है, सौरव सौरव कह रहा है राहुल लेट आए पर सही जगह है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ट्रांजिटिविटी। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, इन दोनों का मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू 1/b है, और इसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू 1/c है। तो यहां से ए और सी के बारे में क्या कह सकते हो, देखो a 1/b है और b 1/c। अगर b की वैल्यू मैं यहां रख दूं, अगर b की वैल्यू मैं यहां उठा के रख दूं, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/1/c, ये हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू c के बराबर आ गई, रेसिप्रोकल तो नहीं आई। a की वैल्यू तो c के इक्वल आ गई, बराबर तो नहीं आई। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ चलो ये बताओ अब ये क्या होगा। दो सेट दिए हुए हैं, तो हमसे ये सेट पूछ रहा है कि ये सेट क्या बनेगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वेन डायग्राम। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वेन डायग्राम है। बताओ शाबाश, इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्या होगा। ए में से a माइनस बी को निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, रद्दी एकदम आसान है। ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे तुम्हारा ए सेट है, यहाँ पे तुम्हारा बी सेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, क्या कह रही है संजीव, क्या कह रहा है सर सिमेट्रिक में वैल्यू पुट कर एग्जांपल दीजिए। जिसको प्रूव करना है संजीव, उसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो एग्जांपल उस केस में सेटिस्फाई करेगा बस। ठीक है संजीव, हमें तो प्रूव करना है। सर क्लास 11 चल रही है, बाकी 10 क्लास कहां पर मिलेंगे, न्यू स्टूडेंट ऐप पर। राहुल जो लाइव क्लासेस लिखी हुई ना, लाइव क्लासेस वहां मिलेंगी। ठीक ठीक है, आंसर आ गया है सबका, वेरी गुड। मुग्धा, प्रदीप, संजीव, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला तुम्हारा ए सेट है, ये वाला तुम्हारा ए सेट है, और a माइनस बी वाला कौन सा सेट है, जहां पे सिर्फ a है। ये a माइनस बी वाला सेट कौन सा है, a माइनस बी वाला सेट ये है। तो इस ग्रीन वाले सर्कल में से अगर मैं ये रेड वाला सर्कल निकाल दूंगा, तो क्या मेरे पास ये नहीं बचेगा, सिर्फ ये वाला। और ये क्या है बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, एकदम हलवा है। प्रॉपर्टी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, वेन डायग्राम कमर तोड़ देगा एकदम आराम से। वेन डायग्राम एकदम आराम से इसको तहस नहस कर देगा। ये बताओ शाबाश, इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, एक 300 लोगों का ग्रुप है, 150 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एकदम रद्दी सवाल, एकदम रद्दी सवाल। यूनियन दिया हुआ है, हिंदी वाले दिए हुए हैं, इंग्लिश वाले दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन बताना है, बताओ कितना आएगा। वेरी गुड नीतू, बोलो। वेरी गुड सोनी, सबका आ गया लाइन से। 50 आ जाएगा आंसर इसका। तो सर वहां पर सिर्फ क्लास 10 और जो लाइव चल रही है ना वो दिख रही है। अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए राहुल। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, तो वहां पे लाइव क्लासेस का ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है अभी बताओ जरा, रिकॉर्डेड क्लास वाला कहां आता है। टुडेज क्लास में देख रहे हो क्या अभी तो ना राहुल। जैसे यहाँ पे जो एकदम स्टार्टिंग में टुडेज क्लास है, फिर इंट्रो है, फिर उसके बाद लाइव है। तो लाइव में ये रही सारी की सारी क्लासेस है ना। यहाँ पे टुडेज क्लास है, फिर लाइव क्लास में जाओ, दिख जाएगी। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। बहुत आसान सवाल है, बताओ 4 cos थीटा प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कल मैंने तुम्हें बताया था कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। 4 cos थीटा प्लस 3 की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू रख दो। cos थीटा की क्या रख दो, मिनिमम वैल्यू रख दो। लाइव वाले सेक्शन में आते हैं। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि एंड्रॉइड और एप्पल में अलग अलग होता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 cos थीटा की वैल्यू -1 होती है मिनिमम, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। बताओ ओपन सेट कौन सा इनमें से, इनमें से ओपन सेट कौन सा है। कोई गलत आंसर नहीं देगा, कोई गलत आंसर नहीं देगा, एकदम रद्दी सवाल है। ओपन सेट बता दो। मैंने इंटरवल तुम्हें पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, इंटरवल पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। तो ओपन सेट पूछ रहा है कौन सा है, बोलो। ओपन, ओपन जल्दी बताओ। क्या ये ओपन है, नहीं। क्या नेचुरल नंबर ओपन है, नहीं। इंटीजर है, नहीं। ये ओपन इंटरवल नहीं दिख रहा तुम्हें, ये ओपन इंटरवल दिख रहा है ना, ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट, हाँ बताओ, tan इनवर्स x इज इक्वल, और gx दिया हुआ है sin x, तो कह रहा है g ऑफ fx क्या होगा। इसके अंदर थोड़ा सा ITF यूज होगा यार, इसके अंदर थोड़ा सा ITF यूज होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगी, पर करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड का तो ऑप्शन है नहीं, तो हमें रेंज और कोडोमेन को, रेंज और डोमेन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट डिफाइंड का तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें उठा के पटकना है। सिर्फ f को उठाओ और g में रख दो, f को उठाओ g में रख दो। तो साइन के अंदर हमें क्या रखना है, सिर्फ tan इनवर्स x रखना है। पर इसने ऐसा आंसर नहीं दिया, ये सिंप्लीफाई कराना चाहेंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल ओपन सेट ही तो होता है संजीव, ओपन इंटरवल। तो साइन के अंदर tan इनवर्स x रखा हुआ है, हमें आंसर को इस तरह सोल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, हम tan इनवर्स को ना साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी आज ही तो पढ़ा कि f के अंदर अगर f इनवर्स x रखा है तो वो x ही बन जाता है, ये पढ़ा है हमने। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने मान लिया, लेट tan इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, तो तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x, तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अब यहां से साइन थीटा निकाल दो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1। रीना का आंसर आ गया है, एकदम ठीक है। अगर मैं यहां से थीटा की बात करूं तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। यानी कि थीटा tan इनवर्स x भी है और थीटा की वैल्यू ये भी है।
थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है ना। तो tan इनवर्स एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा और क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। अगला, ये एनसीईआरटी का सवाल है क्या? हाँ एनसीईआरटी का सवाल है, तो मैंने करा भी दिया था तुम्हें, ये तो सेट में ही करा दिया था। इसमें m और n की वैल्यू नहीं पूछी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। हमने किया था ना 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर n प्लस 56 होगा, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना होगा, 56। m की वैल्यू आई थी है और n की वैल्यू आई थी 3, है ना, ये आई थी। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 45। आंसर ही नहीं है, 36 प्लस 9 45 में दिए हुए हैं और ही कुछ। ठीक है नेक्स्ट, ये बताओ, शाबाश, ये बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ये क्वेश्चन केवीएस में भी आया था, अब की बार केवीएस पीजीटी के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है। केवीएस पीजीटी के अंदर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब की बार सेम ऐसा ही था, थोड़ा सा डिफरेंस था। उसमें ना इंटीग्रेशन पूछा हुआ था, एफ का इंटीग्रेशन पूछा हुआ था, यहाँ पे एफ की वैल्यू पूछी है √3 पे क्या होगी। देखो तुमसे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू नहीं कह रहा, एफ एक्स की वैल्यू नहीं बोल रहा है तुम्हें, तुम्हें किसकी वैल्यू बोल रहा है, एक्स प्लस 1/x की। तुम्हें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर हम रखेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। एक तरीका तो ये है, इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, इस पूरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, है ना। पर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जो सब क्वेश्चंस में लगे। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तो और दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, आइडेंटिटी का यूज करके भी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज नहीं करते हैं, जनरल तरीका सीखते हैं। तुम्हें क्या करना है, जो भी एफ के अंदर लिखा हुआ है ना उसको कुछ मान लो, उसको क्या मान लो, एक नया वेरिएबल मान लो यू, और कोशिश करो कि जो ये सामने वाली सारी क्वांटिटी है ये इस यू में ही कन्वर्ट हो जाए। तुमने क्या किया, इसको एक नया वेरिएबल बोल दिया और कोशिश करो ये जो सामने वाली क्वांटिटी है ये भी सारी की सारी यू में ही कन्वर्ट हो जाए। अब हमें क्या लेके आना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, तो दोनों तरफ मैं क्यूबिंग कर दूंगा तो कोई समस्या तो नहीं होगी। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और इज इक्वल टू यू क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसकी वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, तो इसको यहीं पड़ा रहने दो। इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, यहाँ पे देखो एक एक्स कट गया, यहाँ भी एक एक्स कट गया, यहाँ पे 3 को कॉमन लोगे तो 3 प्लस 1/x बन जाएगा इज इक्वल टू यू क्यूब। और अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा यू क्यूब माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 1/x। और एक्स प्लस 1/x को तुम फिर से क्या बोल सकते हो, एक्स प्लस 1/x को तुम यू मान के चले हो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारी यू क्यूब माइनस 3u, ये आ गई ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास फंक्शन बन गया क्या, एफ ऑफ यू, इसको यू बोला और इज इक्वल टू में यू क्यूब माइनस 3u। चाहे से इसको एक्स में कन्वर्ट कर लो वापस से, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो यू की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, √3, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3√3। तो यू √3 का क्यूब भी 3√3 होता है और माइनस का 3√3 0 हो जाएगा। ऐसा ही केवीएस पीजीटी में भी आया था। सर ऐसी कोई वैकेंसी बताइए जिसमें एमएससी ही एलिजिबिलिटी हो, ना कि साथ में बीएड। टीचर बनने के लिए आशुतोष जहां तक मेरे को लगता है ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जहां पे बिना बीएड के काम चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी लगा सकते हो नीतू, है ना, या फिर नेट कर लो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का ट्राई करो, उसमें बीएड नहीं चाहिए। बाकी मेरी नॉलेज में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जहां पे बीएड नहीं चाहिए, क्योंकि बैचलर इन एजुकेशन तो चाहिए टीचर बनने के लिए ना। एमएससी के बिना बन सकते हो पर बीएड के बिना नहीं बन सकते। ये बताओ, हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर कितने रियल नंबर हैं। एक इंटरवल के अंदर कितने चाहिए होते हैं, इनफाइनाइट। एक इंटरवल के अंदर कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। पर बात ये है सोनी कि यूपी में काम तो चल जाता है पर उस बीएड के नंबर लगते हैं ना, मतलब उसका रोल हो गया। फिर यूपी पीजीटी में बीएड नहीं मानते पर जिनके पास होती है उनके नंबर लगते हैं ना उसके अंदर, तो फिर जरूरी तो हो गई एक तरीके से, मेरिट में पीछे रह जाओगे क्या फायदा। मतलब ऐसा एग्जाम वो पूछ रहे हैं जहां पे बीएड का कोई रोल ना हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार कराया हुआ है, करते हैं फिर से। एफ एक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, कोस ऑफ लॉग एक्स, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, ये जो सारा का सारा दिख रहा है तुम्हें इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। पर नेट का पढ़ाते हैं क्या आप, यार नेट का मैंने आपकी बार कोशिश काफी किया था पर प्लान हो नहीं पाया, टीम क्रिएट नहीं हो पाई, क्योंकि नेट का मैं अकेला तो पढ़ा नहीं सकता, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। पर उसकी टीम मेरे से बनी नहीं एक्चुअली में, लोग मिले नहीं मेरे को रिलायबल लोग जिन पे विश्वास करके वो हो जाए, तो फिर मैंने ड्रॉप ही कर दिया प्लान। मैं सोचा था अगली बार नेट का कुछ देखेंगे, नहीं हो पाया। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या होगा, कोस लॉग एक्स इंटू में कोस लॉग वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है माइनस का 1/2, ये वाली चीज देखो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो फंक्शन के अंदर क्या रख देना है तुम्हें, एक्स अपॉन वाई रख देना है एक्स की जगह पे, और प्लस का कोस लॉग एक्स वाई, ये बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो इसको तो ऐसे ही पढ़ा रहना, तो इसको मत छेड़ना लास्ट तक। माइनस का 1/2
यहां ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन y को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस का log y, प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ log x प्लस का log y, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, बताओ इसको मैं cos c प्लस cos d बोल सकता हूँ, ये पूरा का पूरा c का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा d का काम कर रहा है, तो 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, तो दोनों को ऐड करो, जब दोनों को जोड़ दोगे तो log y से log y कट जाएगा, log x प्लस log x 2 log x हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो log x आ जाएगा यहाँ पे, और इन 2 में cos c माइनस डी बाई 2, जब दोनों को घटा दोगे तो log x से log x कट जाएगा, माइनस का log y, माइनस का log y क्या बन जाएगा, माइनस का 2 log y, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का log y, और cos के ऊपर माइनस का कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, और ये क्या बन गया, cos log x cos log y cos log x cos log y, फिर हो गया, ऑप्शन ही नहीं है तो डी हो जाएगा। सोनी कह रही है बहुत उम्मीद लगाए थे सर आप नेट का बैच लाएंगे, पर आप नहीं लाए, मैंने कोशिश की थी सोनी, पर बात बन नहीं पाई यार, क्या करें, पूरी भी होती है ना, अगर मैं अकेला पढ़ा सकता तो अब तक पढ़ा चुका होता, पर अगर अब नेट के अंदर ना हर सब्जेक्ट का एक टीचर चाहिए जो स्पेशलाइज्ड टीचर हो, जबरदस्ती मैं पढ़ा दूं तो फिर उसमें मजा नहीं है, फिर जस्टिफाई होना चाहिए चीजें ना, कि जो तुम्हें चीजों की रिक्वायरमेंट है वैसे ही होना चाहिए, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करनी है। मुझसे जिन भी बच्चों ने पूछा मैंने उनको बोल दिया, सोनी का भी बहुत कमेंट आया, मैसेज आया, तो सबको बोला कि भाई कहीं और से परचेज कर लो, नहीं हो पा रहा है, होता तो करते डेफिनेटली। ये बताओ चलो, एफ और जी दोनों आर से आ रहा है, बहुत आसान सवाल है, g ऑफ f ऑफ 2, g के अंदर क्या रखना है तुम्हें, g के अंदर f ऑफ 2 रखना है, एकदम रद्दी सवाल है, पहले f ऑफ 2 निकाल लो, फंक्शन के अंदर 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब g के अंदर क्या रख दो, f ऑफ 2, यानी कि g के अंदर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो g के अंदर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ऐसा सेट बताओ जो नीचे से तो बाउंडेड है पर ऊपर से बाउंडेड नहीं है, यानी ऐसा सेट पूछ रहा है जो नीचे से तो बाउंडेड है, यानी नीचे से तो बंद है और ऊपर से खुला है, तो रियल नंबर तो किधर से भी बंद नहीं है, रैशनल नंबर भी किधर से भी बंद नहीं है, इंटीजर भी कहीं से भी बंद नहीं है, नेचुरल नंबर है, नीचे से तो बंद होता है पर आगे चलता जाता है। नेक्स्ट ठीक है ममता, अब करेंगे जब प्लान फिर पूछेंगे, ठीक है ममता। नेक्स्ट, लेट एफ दिया हुआ है आर से आर बी डिफाइंड बाय दिस, तो एफ इनवर्स एक्स पूछा है, ये भी एकदम रद्दी सवाल है, एफ इनवर्स एक्स पूछा है तो वाई के बराबर रख दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस वाई बाई 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है तुम्हें, हाँ ये क्वेश्चन बताओ, लेट एफ फ्रॉम आर से आर बी डिफाइंड बाई दिस, एम जो है ना वो एन के बराबर नहीं है ये बोल रहा है, तो फिर ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, इनटू है, 1 1 और मैनी 1 की बात कर रहा है कुल मिला के। अब देखो ये क्वेश्चन ना जनरल तरीके से ही होगा, जैसे हम 12वीं का सवाल करते थे, इसको 12वीं के सवाल से ही करना पड़ेगा हमें, और कोई तरीका नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करते हैं पहली बात तो हम, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है उसको ठीक करो। पहली बात तो ना डोमेन के अंदर से एन को निकालो, इसने गड़बड़ की हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एन पे ये डिफाइन नहीं है, एन रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो पहले तो डोमेन इसकी ये बनाओ, रेंज भी देखेंगे बाद में, रेंज में भी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी। अब हम 12वीं क्लास के अंदर 1 1 कैसे प्रूव करते थे, 12वीं क्लास के अंदर हम फंक्शन को ना मैनी 1 मान लेते थे, हम कहते थे कि x1 की इमेज और x2 की इमेज सेम आ रही है, हम क्या मान लेते थे कि फंक्शन की डिफरेंट एलिमेंट्स पे सेम इमेज आ रही है, यानी कि मैनी 1 मान लिया हमने, ठीक है सर, ये x प्लस, हाँ वही जगजीत या डोली जो भी है, तो वो क्या है वो मैंने हटा दिया, ठीक है, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो इसको अब करो, x1 माइनस एम अपॉन में x1 माइनस एन इज इक्वल टू ये। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, काटोगे पिटोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस n x1 माइनस m x2 प्लस का mn इज इक्वल टू x1 x2 माइनस का m x1 माइनस का n x2 प्लस का mn, mn से mn तो कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 भी कट जाएगा, इनको इधर ले आओ फैक्टर बना लो, x1 वाली को इधर लाओगे तो m माइनस n x1 हो जाएगा, और n1 वाली को इधर लेके आओगे तो वो भी m माइनस n x2 हो जाएगा, दोनों के अंदर से m माइनस n तो कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 बन जाएगा। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, अब m माइनस n तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है m और n इक्वल नहीं है, इसका मतलब x1 और x2 ही बराबर होंगे, तो तुम फंक्शन को मैनी 1 मान के चल रहे थे, तुम फंक्शन को क्या मान के चल रहे थे, मैनी 1 मान के चल रहे थे, पर हमने देखा कि वो एलिमेंट से डिफरेंट नहीं थे, एलिमेंट से डिफरेंट नहीं थे, एलिमेंट सेम ही थे, यानी कि 1 1 तो हो गया, तो सेम एलिमेंट की सेम इमेज बोल रहे हो मतलब तुम, 1 1 तो हो गया। आप मैनी 1 ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए हमें वही काम करना पड़ता है, पहले fx को y मानना पड़ता है, x माइनस एम अपॉन में x माइनस एन इज इक्वल टू वाई, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई माइनस का एन वाई, तो इधर ले आओ x को मनाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू में m माइनस एन वाई, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो m माइनस एन वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। अच्छा, अगर अब यहां पे देखें क्या हर y के लिए प्री इमेज मिलेगी, हर y के लिए प्री इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसने फंक्शन हमें बोला था r से r, रियल से रियल पे उसने हमें फंक्शन बोला था, तो क्या हर एक रियल नंबर की प्री इमेज दिख रही है, देखो अगर मैं y को 1 ले लूं, अगर मैं y को 1 ले लूं तो ये डिफाइन नहीं होगा,
y की अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसके लिए x नहीं मिल रहा है। अगर रियल से रियल पे बात करोगे तो फिर ये तुम्हारा ऑन टू नहीं है ना। वंस अगर रियल टू रियल बात करोगे तो ऑन टू नहीं है। हाँ, अगर ये यही फंक्शन डिफाइन कर देता जैसे मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, शुरू वाले में से तो n को हटा देता और बाद वाले में से 1 को हटा देता, अब ये 1 1 भी हो जाता और ये इन टू भी हो जाता, ऑन टू भी हो जाता, 1 1 भी हो जाता और ऑन टू भी हो जाता। पर हम सिर्फ डोमेन को ठीक कर सकते हैं। डोमेन को तो ठीक करना जरूरी है, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। डोमेन को तो ठीक करना ही करना पड़ेगा, पर रेंज को नहीं करेंगे, को डोमेन को ठीक नहीं करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग इसको हम 1 1 और इन टू बोलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे भी सकता है वो चीज, पर ये तो करना ही करना पड़ेगा इसको सही, नहीं तो फिर फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। A is an open set, B is a closed set, then B minus A is, बताओ शाबाश। एक एग्जांपल लेके बता दो, एक एग्जांपल ले लो। A क्या है, एक ओपन सेट है, और B क्या है, क्लोज्ड सेट है, तो B माइनस A क्या होगा? इंटरवल्स का एग्जांपल ले लो और बता दो। ओपन होगा, क्लोज होगा, बोथ ओपन और क्लोज होगा, या नन होगा? टोनी कह रही है क्लोज होगा, टोनी कह रही है क्लोज्ड सेट होगा। चलो एक एग्जांपल बताओ मुझे तुम। मान लो मैंने बोल दिया ए सेट है 1 से लेके 5 तक, बी इज ए क्लोज्ड। बी को मैंने सिंगलटन 5 ले लिया, सिंगलटन 6 ले लिया, ये भी क्लोज्ड ही है, ये भी क्लोज्ड ही है। अब इनका डिफरेंस निकालो जरा, इनका डिफरेंस निकालो, बताओ क्या आएगा? इनका डिफरेंस बताओ, ऐसे एलिमेंट बताओ जो इसमें तो है पर इसमें नहीं है। ऐसे एलिमेंट बताओ जो इसमें तो है पर इसमें नहीं है। सारे ही ऐसे हैं जो इसके अंदर तो है पर इसके अंदर नहीं है। अच्छा, बी माइनस ए पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। बी माइनस ए पूछा है, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए पूछा है। तो बी माइनस ए के लिए अगर मैं सिंगलटन 6 में से 1,5 का इंटरवल निकलवाऊं तो क्या बनेगा? उल्टा पूछा है, बी माइनस ए पूछा था, ए माइनस बी नहीं पूछा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये बताओ क्या आएगा फिर? ऐसे एलिमेंट बताओ जो इसमें है, बी में तो है पर ए में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स को बताओ क्या होगा? तो फिर तो ये यही बच जाएगा, सिंगलटन 6 ही बच जाएगा। आई क्यों बचेगा? ये 6 एलिमेंट ऐसा रहा जो इसके पास नहीं है ना, ये हो गया। तो इस केस में तो क्लोज्ड आ रहा है। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, इससे बात पूरी नहीं बनी है ना, इससे बात पूरी नहीं बनी। अरे मेरी बात समझ में, ये तो तुम्हारे एक केस में सेटिस्फाई किया है। अब थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेके देखो, थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेके देखो। जैसे कि मान लो मैंने 1 से लेके 2 का क्लोज इंटरवल ले लिया, इसको अगर मैं 1 से 5 तक रिमूव कराऊं तो क्या बनेगा बताओ? 1 से लेके 2 तक का है, या थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट कर लो। इसको मान लो मैं ले लेता हूँ 0 से लेके 7 तक का क्लोज्ड इंटरवल। अब बताओ क्या बनेगा? ये मैंने बोल दिया कि 0 से लेके 7 तक का क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि 0 भी है 7 भी है, और नीचे क्या है, 1 से 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। तो 1 को ओपन कर दो, 5 को ओपन कर दो, और बीच क्या आ गए? ठीक है, अब बताओ इसके अंदर से निकालो, इसके अंदर से इसको रिमूव करो, है ना, इसको निकालो इसमें से, तो ये क्या बनेगा? तो इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो क्लोज्ड 0 से 1 का ओपन, यानी क्लोज्ड 0 से 1 का क्लोज क्लोज क्लोज, क्योंकि 1 यहाँ है और यहाँ नहीं है तो 1 भी आएगा। और यूनियन 5 से 7 का क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज्ड ही बन रहा है। और दो क्लोज्ड सेट की यूनियन क्लोज्ड होती है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड सेट की यूनियन भी क्या होती है? क्लोज्ड होती है ना। यहाँ पे भी क्लोज आ रहा है, और कोई केस तुम्हारा बनेगा नहीं, इसमें से निकाल दिया और सारे ही वो बनेंगे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है क्लोज्ड का। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बनाओगे तो उसमें भी क्लोज ही आएगा। ओपन नहीं क्लोज, संजीव ओपन नहीं क्लोज। नेक्स्ट, जेड से जेड पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये कर लेना खुद से, और पोजीशन पूछिए। नेक्स्ट, एस सेट ये दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे डिफाइन किया हुआ है। देन हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है हमें डिफाइन किया हुआ है आर से एस पे, रियल नंबर्स से हमने किसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है? -1 से लेके 1 तक के सारे रियल नंबर्स, यानी कि ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। फिर वाई क्लोज्ड 6 ओपन, क्या लिख दिया ये संजीव? वाई क्लोज्ड 6 ओपन 1 से 5 6, क्या लिख दिया संजीव? समझ नहीं आ रही है बात मेरे को। सर ओपन यूनियन 1 क्लोज्ड, देन क्या बनेंगे? वो कुछ नहीं होगा फिर, वो कुछ नहीं होगा फिर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है रियल से -1 से 1 के ओपन इंटरवल पे, और हम बोल रहे हैं एफ क्या है तुम्हारा? x अपॉन में 1 प्लस मोड x है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ मेरे को कि ये फंक्शन क्या है? ओनली इंजेक्टिव, ओनली सर्जेक्टिव, ओनली एफ इज ओनली बाइजेक्टिव, या कुछ नहीं है? पहली बात तो मेरे को देखो, अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसकी रेंज निकालूं और वो इसकी कोडोमेन के बराबर आ जाए तो फिर वो तुम्हारा 1 1 बन जाएगा कि नहीं, ऑन टू बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगी। मुझे बताओ जरा, x को ले मैं और मोड x प्लस 1 को ले मैं, इनमें से कौन सी बड़ी, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है?
एक्स बड़ा नंबर है या मोड एक्स प्लस वन बड़ा नंबर है? बताओ जरा, एक्स बड़ा है कि मोड एक्स प्लस वन बड़ा है? जल्दी से बताओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स का पहले तो मोड ले रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, और फिर उसमें प्लस भी जोड़ रहे हैं, एक और जोड़ भी दिया हमने उसके अंदर। तो क्या फिर मेरा ये वाला नंबर इससे बड़ा नहीं होगा? पहली बात। और अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर उससे बड़ा है, तो ये वाली जो चीज है ये वन से तो छोटी होगी, ये वाली चीज तुम्हारी वन से तो छोटी होगी, मानते हो? क्या ये माइनस वन से छोटा हो सकता है? सोचो, क्या ये माइनस वन से छोटा हो सकता है? अगर माइनस वन से पीछे जाना चाहूं इस चीज के लिए, क्या ये माइनस वन से छोटा हो पाएगा? बात तो वही रहनी है। मान लो तुमने माइनस थ्री लिख दिया, एक्स की जगह पे माइनस थ्री लिख दिया, वन प्लस मोड माइनस थ्री निकाल रहे हो, तो ये माइनस थ्री बाई फोर बन जाएगा, माइनस का 0.75 हो जाएगा, तो ये माइनस वन से पीछे भी नहीं जाएगा। यानी कि जो इसकी रेंज है वो माइनस वन से वन तक की ही बनेगी, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। और यही उसने कोडोमेन डिफाइन की हुई है, यही उसने क्या डिफाइन की हुई है? कोडोमेन डिफाइन की हुई है। यानी कि ये फंक्शन हमारा जो है ये ऑन टू तो है, तो ओनली इंजेक्टिव वाली बात तो गलत हो गई, नन वाली बात भी गलत हो गई, या तो सरजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, वन वन और चेक करना पड़ेगा। अब वन वन के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। क्या यहाँ पे कोई दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी सेम इमेज आएगी? देखने से भी लग रहा है ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे जिनकी इमेज सेम बनेगी, मेरे को तो नहीं लग रहा देख के। बाकी अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। करने का तरीका क्या है? देखो, हमें यहाँ पे ना दो केसेस में बात करनी पड़ेगी अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो। हम बोलेंगे एक केस में तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो तक लो, और एक केस के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक लो। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, हाँ निधि मैं कर दूंगा, एक बार सुन लो। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, कुल मिला के x नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हमारा मोड x होगा वो क्या बनेगा? x अपॉन में मोड x क्या होता है? माइनस x होता है। मैंने बताया था मोड के बारे में कल ही, मैंने वन और माइनस वन भी नहीं हो सकता ना धर्मराज, वन और माइनस वन कैसे होगा? वन और माइनस वन रखोगे तो वन के ऊपर तो वन ओवर टू बनेगा, और माइनस वन के ऊपर माइनस वन ओवर टू बनेगा, नहीं हो सकता। कल हमने एक चीज देखी थी कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो मोड x क्या होता है? माइनस x होता है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड x होगा ये, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड x क्या होगा? x ही होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें दोनों केसेस में वो करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, जो पीछे किया था, और यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा तुम्हारा। सिमिलरली यहाँ से भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और यहाँ से भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ही आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये वन वन हो जाएगा, वन वन हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव है। ऑन टू के लिए बोल रहे हैं एक बार फिर बता दो सर। मैं बोल रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ना इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो फ्रैक्शन वन से छोटी होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? वन से छोटी होती है। पर ये फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर नेगेटिव की सेंस में देखोगे तो नेगेटिव में ये माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर तुम कैलकुलेट करोगे, मान लो माइनस फाइव रख दिया तुमने एक्स को माइनस फाइव रख दिया, तो एक्स की जगह माइनस फाइव रखोगे तो ये बनेगा। और ये क्या आ रहा है? देखो ये फ्रैक्शन भी माइनस वन से पीछे नहीं जा रही है, माइनस वन से तो आगे ही है, मतलब जीरो से माइनस वन के बीच में ही रह रही है। यानी कि अगर इसकी बात करोगे ना एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स की, तो ये माइनस वन से तो इधर ही रहेगी, तो यही तो इसकी रेंज बन गई, और यही कोडोमेन है, तो ये ऑन टू भी हो गया। अगला बताओ, टाइम देखते रहना। अच्छा अभी तो 8:15 हुए हैं, दो तीन सवाल तो और होंगे। गेट डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स एबीसी सबसेट गिवन है, एबीसी तीन सबसेट गिवन है जेड के। कह रहा है यहाँ पे वो सारे इंटीजर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे वो सारे इंटीजर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से पे वो इंटीजर है जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? तीनों के इंटरसेक्शन में वो नंबर्स आएंगे जो 2 से भी हो रहे हैं, 4 से भी हो रहे हैं और 6 से भी हो रहे हैं। तो बड़ा आसान है, जब भी ऐसे देखना हो कि तीनों से हो रहे हैं तो उनका एलसीएम ले लो, उनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो, 2 का 4 का और 6 का एलसीएम ले लो, तो इंटरसेक्शन में किससे डिवाइड हो जाएंगे? 12 से डिवाइड हो जाएंगे। वो तो आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, द शेडेड रीजन, चलो जल्दी से बताओ ये क्या बन रहा है? ये जो शेडेड रीजन दिखाया हुआ है ये कौन सा सेट बन रहा है इनमें से? ये बताओ। बहुत आसान है, देखने से ही पता लग रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पता लग जाएगा। बिल्कुल नीतू सही है, बिल्कुल सोनी गुड, बिल्कुल रीना तुम सही है, वो तुम कभी ठीक है। देखो ये तो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, और ये तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ तुमने बी इंटरसेक्शन सी को मिला दिया, ए इंटरसेक्शन बी के साथ बी इंटरसेक्शन सी को मिला दिया, तो यानी कि यूनियन ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ बी इंटरसेक्शन सी को मिला दिया। आप तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट, ये बताओ, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ऑलरेडी, ये हो गया था। नेक्स्ट, ये बताओ, डिटर्मिनेंट पे बना दिया क्वेश्चन। कह रहा है कि एफ एक्स जो है ना वो ये डिटर्मिनेंट है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? एफ एक्स जो है ये डिटर्मिनेंट है, तो कह रहा है कि उसके अंदर 3 की पावर 1/3 रखनी है और बताना है कि क्या बनेगा। कर लोगे क्वेश्चन? ये कराऊं? बोलो, डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता होगा, ऑपरेशन लगा के कर लेना या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करना चाहो। तो एफ एक्स जो है वो क्या बनेगा इसके अंदर? तुम्हारा 1 आएगा, ये रो गई ये कॉलम गया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, माइनस का एक्स आएगा, ये रो गई ये कॉलम गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, छोटा ही लग रहा है, हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा,
क्लियर हो गया? ये कॉलम क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? एक्स क्यूब माइनस 1, ये तो खत्म ही हो गया पूरा पार्ट। ये देखो कितना बना, प्लस का एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6, यानी कि ये हो गया 2x क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 और माइनस 1, ये हो गया। वेलकम प्रिया, आज तो काफी बच्चों ने नया नया बैच परचेज किया है, क्या बात है? मंगलवार का दिन देख के किया है क्या? 2 इंटू में, यू आर एट द राइट प्लेस प्रिया, डोंट वरी। 3 की पावर 1/3 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 1/3 की पावर 3 करोगे तो 3 हो गया, 2 इंटू में 3, ये इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस 1 हो गया। a माइनस 9 माइनस 1, माइनस का 4 आ गया, वो तुमने 4 बताया था, ठीक है, -4। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लोगे? अब सेम क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, वही x प्लस 1/x वाला, इसको u मानना, क्यूबिंग कर देना और फिर सोल्व हो जाएगा। कर लोगे इसको? ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट, f फ्रॉम r से r, g फ्रॉम r से r ही होगा शायद, h फ्रॉम r से r, fx gx hx दिया हुआ है तुम्हें, देन द वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये पूछ रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी बोल रहा है? √π/2, ये वैल्यू भी रखनी है लास्ट में। पहले तो इसको सोल्व करो, ये क्या बनेगा, पहले तो इसको सोल्व करो, ठीक है, करो भाई। तो पहले तो पीछे पीछे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो, g के अंदर fx पुट कर लो, g के अंदर fx पुट करोगे तो fx क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर है, fx क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर है, और g क्या है तुम्हारा? g कहाँ है? g 10x, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये तो ये हो गया। अब h के अंदर ये पूरा रख दो, h के अंदर क्या रख दो? ये पूरा रख दो। h क्या है तुम्हारा? h है तुम्हारा log x विद बेस e, तो हो जाएगा log ऑफ 10x स्क्वायर विद बेस e, ये बन गया। अब x की जगह क्या लिख दो? x की जगह लिख दो ये √π/2, तो log 10π/2 बन गया यार ये तो, log 10π/2 विद बेस e, तो ये तो ये तो इंफिनिटी हो गया, तो गड़बड़ आ रहा है, तो गड़बड़ आ गया काम भाई, देखना पड़ेगा कहीं ये π/4 तो नहीं है, तो कुछ और किसी और पे पूछो, क्योंकि ये तो फिर इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, ये तो फिर इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। कहां पे है क्वेश्चन? इसी में पूछा हुआ है, हाँ, तो नन ऑफ दिस आएगा, सही है, नन ही आएगा, ठीक है, नन ही आएगा, होल स्क्वायर होगा, डी होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे बोल रहे थे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। 10x का होल स्क्वायर कैसे होगा भाई आशुतोष? 10x का होल स्क्वायर कैसे होगा, ये तो बता मुझे तू। 10x का होल स्क्वायर कहां करना है? f को उठा के g में रखना है, f को उठा के g में रख आशुतोष, f को उठा के g में रख, इन क्वेश्चन में दिक्कत मत करो भाई। 10 के अंदर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, f को उठा के g में रख ना, इन दोनों बातों में फर्क है ना, 10 स्क्वायर x और 10x स्क्वायर में, दोनों बातों में फर्क है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ABC आर द सबसेट्स ऑफ, अभी मैंने ये घटना चक्कर में देखा, बाइनरी ऑपरेशन वही होते हैं, n की पावर n स्क्वायर ही होते हैं, फिर कंफर्म कर लेना, ठीक है, n की पावर n स्क्वायर ही होता है, ठीक है। सर खत्म हो गया क्या? डेटा खत्म हो गया? कितनी देर और पढ़ोगे? बस लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABC आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो A माइनस C यूनियन B माइनस C क्या बनेगा, ठीक है। G को F में रखना है कि F को G में रखना है? भाई साहब आशुतोष, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, G को F में रखना है कि F को G में रखना है? भाई कहां ध्यान है यार आशुतोष, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा ब्रो। ABC, अगर A माइनस C देखोगे तो A माइनस C क्या बनेगा बताओ? A माइनस C, A होना चाहिए पर C नहीं होना चाहिए, A होना चाहिए पर C की बाउंड्री छोड़ दो और A की पूरी बाउंड्री ले लो, ये तो हो गया A माइनस C। और कह रहा है कि B माइनस C, तो B की पूरी बाउंड्री ले लो, ये वाला एरिया भी आ रहा है, और C की बाउंड्री छोड़ दो, तो जो सेट दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जो सेट दिया हुआ है वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जरा देखो पहला सेट ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये A हो गया तुम्हारा, ये B हो गया तुम्हारा, दिस इज योर C। अगर मैं A यूनियन B की बात करूं, A यूनियन B, पूरा का पूरा A ले लो, पूरा का पूरा A ले लिया, एंड पूरा का पूरा B ले लो, पूरा का पूरा क्या ले लो? B ले लो, ले लिया। अब कह रहा है कि इसके अंदर से C को निकाल दो, इसके अंदर से क्या कर दो? C को निकाल दो, तो C वाला पार्ट कौन सा है भाई? C वाला पार्ट ये है, इसको निकाल दो, ये पार्ट हट गया, इसको हटा दो, देखो यही तो बन गया ये, है ना। अब हमें प्रॉपर्टी याद करने की क्या जरूरत है फालतू में, कोई हमारे को कोई जबरदस्ती कोई बहम थोड़ी ना चढ़ा है अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का, तो नहीं करेंगे प्रॉपर्टी याद, यहीं से मारेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको आज बैठ के कर लेना, कल मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर डाउट सेशन रखेंगे, मॉर्निंग वाली में रखेंगे, इवनिंग वाली में रखें, तुम बता दो। अगर कल दिन में करोगे तो मैं इवनिंग वाली में रख लूंगा डाउट सेशन, बचे हुए क्वेश्चंस का, शायद 57 क्वेश्चन है, 33 तक मैंने करा दिए, बचे हुए 24 क्वेश्चन का डाउट